Hello everyone. Today we are going to start 7th class English 5th chapter Quality, which is written by John Galsworthy. Quality मतलब गुणवत्ता. How good or bad something is and a high standard or level, यानी उच्च स्तर या दर्जा. So let's start. Can a shoemaker be called an artist? Yes, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. क्वालिटी कहानी में लेखक जॉन गल्सवर्दी का मानना है कि यदि एक जूता बनाने वाले के पास अपने व्यापार के प्रति समान कौशल, गौरव और सम्मान है तो उसे भी एक कलाकार कहा जा सकता है. मिस्टर गेस्लर, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. मिस्टर गेस्लर एक जर्मन जूता निर्माता लंदन में बस गए थे और वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट थे. अब आप ये स्टोरी पढ़िए ताकि आप जान सके कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी कला के लिए समर्पित की थी. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स. जैसे कि यह कहानी एक जर्मन मोची की है जिनका नाम मिस्टर गेस्लर है. वह लेखक से उनकी युवावस्था के दिनों से परिचित है जब मोची लेखक के पिता के लिए जूते बनाया करते थे. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. मोची अपनी दुकान पर अपने बड़े भाई के साथ रहते थे. उनकी दुकान सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान थी जो लंदन के फैशनेबल हिस्से में स्थित थी. The shop had a certain quite distinction. हालांकि यह दुकान बाकी दुकानों से थोड़ी अलग थी. डिस्टिंक्शन यानी अलग होना. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers and in the window a few pairs of boots. दुकान पर नाम लिखे होने के अलावा कोई चिन्ह नहीं था और खिड़की पर कुछ जोड़ी जूते रखे हुए थे. He made only what was ordered and what he made never failed to fit. मोची केवल वही बनाते थे जो ग्राहक ने ऑर्डर किया था और वो इतने कुशल थे कि उनके द्वारा बनाए गए जूते हमेशा ग्राहक के लिए बिल्कुल फिट बैठते थे. To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. लेखक कहते हैं कि उन्होंने जो जूते बनाए और उन्हें कैसे बनाया वे रहस्यमय और अद्भुत लगे. I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler? And his answer given with a sudden smile from out of the redness of his beard, it is an art. ये उन्होंने जर्मन एक्सेंट में कहा है और इसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है. लेखक ने मोची से यह भी पूछा था कि क्या ऐसे जूते बनाना कठिन है तो मिस्टर गेस्लर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि ये एक कला है. इट इज़ एन आर्ट. It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. लेखक ने कहा कि अक्सर उनकी दुकान पर जाना संभव नहीं था क्योंकि उनके जूते उम्मीद से ज़्यादा लंबे समय तक चलते थे क्योंकि उनकी गुणवत्ता ऐसी थी, उसकी क्वालिटी ऐसी थी. One went in
not as into most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair waited. दुकान के अंदर का माहौल भी अलग था। यह एक चर्च के अंदर जाने जैसा था। ग्राहक को लकड़ी की एक कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करना पड़ता था। A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat. जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतरते, ऊपर से एक कंठस्थ ध्वनि आती और मिस्टर गेस्लर की चप्पलों की नोक-झोंक होती। मिस्टर गेस्लर का लुक अनप्रोफेशनल था। A little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. मिस्टर गेस्लर का लुक अनप्रोफेशनल था। वह अपने चमड़े के एप्रन में ग्राहक की ओर थोड़ा झुककर खड़े होते थे और उनकी शर्ट की जो आस्तीन थी पीछे की तरफ होती थी। वह ऐसे झपकते जैसे जूते के किसी सपने से जाग गए हो, मतलब उन्होंने सपने में जूते देखे हो। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। तो राइटर उनसे पूछते थे कि क्या वो उनके लिए रशियन लेदर के बूट्स बना पाएंगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम और into the other portion of the shop। तो वे कुछ भी नहीं कहते थे और जहाँ से वो आए थे वहीं चले जाते थे। मतलब अगर ऊपर से वो आए थे तो फिर से ऊपर चले जाते थे या शॉप के दूसरे हिस्से में जाते थे। whence यानी फ्रॉम वेयर, जहाँ से, और रिटायरिंग यानी मतलब छोड़ना, लीव। And I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade। और मैं लकड़ी की कुर्सी पर बैठे बैठे लेदर का स्मेल एंजॉय करता था। इनहेल यानी अंदर लेना और इंसेंस का मतलब यहाँ होता है कि जो लेदर का जो एक विशिष्ट प्रकार का स्मेल आता है उसे इंसेंस कहा गया है। Soon he would come back holding in his hand a piece of gold brown leather। जल्द ही वो बाहर आते थे और उनके हाथ में गोल्ड ब्राउन लेदर होता था। With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful bees!" और वे उसे देखकर कहते थे, "What a beautiful bees!" अब यहाँ आप जर्मन एक्सेंट नोट कीजिए। ट का उच्चारण यहाँ ड और प का उच्चारण ब हुआ है, इसे आप नोट करिए। When I too had admired it, he would speak again. When do you want them? जब मैं भी उनकी तरह उसकी प्रशंसा करता था तब वो फिर से बोलते थे, वो पूछते थे, आपको ये कब तक चाहिए? And I would answer, oh, as soon as you conveniently can। तब मैं आंसर देता था कि आपके सुविधानुसार जल्द से जल्द दीजिए। एंड ही वुड से, टुमारो फोर्टनाइट। और वे कहते थे कि कल से लेकर 14 डेज। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन का जो पीरियड होता है उसे फोर्टनाइट कहते हैं। तो आज से 15 डेज के बाद वो उन्हें बूट देंगे। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रूडर। अगर उनके जगह उनके भाई वहाँ होते तो वे कहते कि मुझे मेरे भाई से पूछना पड़ेगा। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड। तब मैं पुटपुटाता था, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। तो वो भी
हाथ में जो लेदर था उसे देखकर रिप्लाई देते, गुड मॉर्निंग। शायद राइटर ये बताना चाहते हैं कि मिस्टर गेस्लर अपने काम के प्रति कितने वफादार थे। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। जैसे ही लेखक दरवाजे की ओर जाने लगते थे, मिस्टर गेस्लर भी ऊपर जाते थे। ऊपर जाते समय उनके स्लीपर्स की आवाज़ आती थी। इस तरह से वो अपने जूतों के सपने में वापस चले जाते थे। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से हिम, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो। क्रीक्ड यानी चरचराहट या जीर्ण या जर्जर होना। लेखक कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है जब लेखक ने मिस्टर गेस्लर को बताया कि जूतों की आखिरी जोड़ी चरमरा रही है। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, "It shouldn't have creaked." अब ये जर्मन एसेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में इसका ब्रिटिश एसेंट भी दिया हुआ है, इट शुडेंट हैव क्रीक्ड। मिस्टर गेस्लर ने कुछ समय के लिए लेखक की ओर देखा, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। ऐसा लगा कि वे लेखक से उनका स्टेटमेंट पीछे लेने के लिए कह रहे हो। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो क्रिक नहीं हो सकता। इट डिड, आई एम अफ्रेड। लेखक ने कहा कि ऐसा हुआ है और मैं दुखी हूँ। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, यानी यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि जूतों को आपने गीला किया होगा। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेखक कहते हैं। एट दैट ही लोवर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन्ड दिस ग्रेव थिंग। ग्रेव थिंग यानी गंभीर बात। ये सुनकर मिस्टर गेस्लर ने अपनी आंखें नीचे कर दी और वो उस जूतों को याद करने की कोशिश कर रहे थे जब उन्होंने वो जूते बनाए थे, और लेखक को ये देखकर बुरा लगा कि उन्होंने इतनी गंभीर बात नहीं बोलनी चाहिए थी। Send them back, he said, I will look at them. मिस्टर गेस्लर कहते हैं कि उन जूतों को वापस लेकर आओ, मुझे वो जूते देखने हैं। Those boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. यानी some boots are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. मोची कहते हैं कि कुछ बूट्स ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही खराब होते हैं, मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता, मैं आपका जो बिल है आपको वापस कर देता हूँ। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. एक बार लेखक किसी बड़ी कंपनी के बूट पहनकर मिस्टर गेस्लर के शॉप में गए थे। He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my boot. At last he said, "Those are not my boots." तो फिर उन्होंने बिना मुझे लेदर दिखाए बूट का ऑर्डर ले लिया, और लेखक को ऐसा लगा कि मिस्टर गेस्लर उनके निकृष्ट दर्जे के जूते बारीकी से देख रहे हैं।
पेनिट्रेटिंग यानी भेदने वाला या तीक्ष्ण। अंत में उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जूते नहीं बनाए हैं। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट। अब उनके बोलने में गुस्सा नहीं था, दुख नहीं था और ना ही तिरस्कार था। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। पर कुछ तो बात थी कि वो शांत थे जिससे उनका खून जम गया था। ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस अ फिंगर ऑन द प्लेस where the left boot was not quite comfortable। उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और लेफ्ट बूट पर जहाँ लेखक को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था वो उंगली उन्होंने दबाई। इट हर्ट्स यू देयर ही सेड, मतलब इट हर्ट्स यू देयर। दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। Those big firms have no self-respect। मिस्टर गेस्लर ने बताया कि बूट लेखक को कैसे चोट पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं उन्हें कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और उन्होंने कंपनी के बारे में बात करना शुरू किया और बहुत कड़वी बातें उन्होंने कही। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप ऑफ हिज ट्रेड। लेखक कहते हैं कि मैंने पहली बार उन्हें इस तरीके से परिस्थितियाँ और कठिनाइयों के बारे में बात करते हुए देखा। इस तरह से यहाँ हमारा इस लेसन का पार्ट 1 समाप्त होता है।